मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फिलहाल यह बहस जारी है कि अंततः दोषी है कौन। किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वह बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूं। तो आइए अब अगले चरण पर बात करते हैं। और अगले चरण की शुरुआत मैं इस सिद्धांत से करना चाहूँगा। देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस सिद्धांत से करना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सबको अपने अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है। जो कुछ भी है, अगर मैं कह रहा हूं तो इसे आपको व्यापक रूप से लेना होगा। मुझे अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, आपको अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, जानवरों को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, और जो संस्थाएं हैं उन्हें भी अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। यानी कि जो भी थोड़ा बहुत निर्णय ले सकता है उसे अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। जब हम कहते हैं जीवन की रक्षा करने का अधिकार है तो इसके दो रूप हैं। पहला तो यह है कि जीवन चलता रहे, जैसे मैं हूं तो जीवन चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि मुझे भोजन मिलता रहे, तो मैं भोजन की व्यवस्था करूं। और दूसरा यह है कि जीवन चलता रहे यानी कि कोई दूसरा मेरे जीवन को समाप्त न कर पाए। तो ये दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम इस बात का फैसला करने के लिए बैठें कि दोषी कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, तो इस मूल सिद्धांत की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस मूल सिद्धांत की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस रूप में आप देख चुके हैं राज्य और समाज के बारे में। राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था बनी रहे, वो कानून बनाता है। ठीक इसी तरीके से समाज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इसके लिए भी वह कानून बनाता है। यह बात अलग है कि जो समाज के कानून होते हैं उन्हें राज्य के कानूनों की तरह वैधता प्राप्त नहीं होती, लेकिन कई मायनों में तो जो समाज के कानून होते हैं राज्य की तुलना में कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, जब हम इस आधार पर राज्य और समाज की बात करते हैं, फिलहाल तो हम समाज की ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि हम यही देखना चाह रहे हैं कि समाज कितना दोषी है। तो आप पाएंगे कि समाज अपने आप में उस रूप में दोषी नहीं होता है। हाँ, समाज सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन अगर उसने कोई नियम स्थापित कर दिया है तो फिर उसे दोषी ठहराने से पहले हमें उसके बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। ये जरूर है कि हमें अगर समाज के नियमों के विरुद्ध राज्य के नियमों के द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त है और यदि हम हिम्मत जुटा सकते हैं तो फिर हम समाज के खिलाफ विद्रोह करें। यह साहस जुटाएं कि समाज, मुझे तुम्हारे इस नियम की परवाह नहीं है। और सच में यदि आप यह साहस जुटा लेते हैं तो समाज आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, केवल इतना ही कर पाएगा कि ठीक है, हम तुम्हें जाति से बाहर करते हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। लेकिन जो विद्रोही कदम होते हैं वो इस तरह के साहस की तो मांग करते ही करते हैं। अगर हम उन प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में सोचें तो हम पाएंगे कि यहाँ उनके अंदर साहस का अभाव था। वो समाज के खिलाफ विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि राज्य उनके साथ था, राज्य उनका साथ देता, लेकिन वे अपने अंदर इतना साहस नहीं जुटा सके कि वो समाज के खिलाफ खड़े हो सके। तो दोस्तों, अब सोचना यह होगा कि फिर दोषी कौन है? क्या समाज दोषी है? इसी के साथ ही साथ हम माता पिता की भूमिका को भी देख सकते हैं। माता पिता यानी कि लड़के और लड़की के माता पिता। लड़के और लड़की के जो माता पिता हैं वे भी समाज के ही अंग हैं, ठीक उसी तरह से जैसे लड़का और लड़की समाज के अंग हैं। तो अब यहाँ उसी तरह का प्रश्न उठकर खड़ा होता है कि यदि लड़के और लड़की विद्रोह का साहस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें अपने अपने माता और पिता से इस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए कि वो समाज के खिलाफ खड़े हो सकेंगे?
जब आप खुद अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि आपके माता पिता भी समाज के विरुद्ध खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसे दोषी ठहराया जाए? वो इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो समाज के बाहर जाकर के आपको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ फिर सोचने की बात है कि उनके माता और पिता को कितना दोषी ठहराया जाए। मैंने फिर से कुछ प्रश्न आप सबके सामने खड़े किए हैं, इन पर भी दोस्तों आप विचार करें। इस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।